अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और आवाम और मैं हूं मारिया जदू। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच ने एवनफील्ड रेफरेंस अपीलों की आज समाअत की है और इस समाअत का अहवाल भी बताएंगे आपको। लेकिन उसके बाद नाज़रीन मरियम नवाज ने और कैप्टन टाइट सफदर ने मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू भी की और उस मीडिया गुफ्तगू में बहुत सारी बातें उन्होंने की हैं। वन बाय वन आपसे शेयर करेंगे। मफाहमत और मजाहमत का एक बयानिया सामने आया है, उसके साथ साथ नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक भी बहुत सारी बातें हुई हैं जिसके ऊपर मजीद अब सवालात उठ गए, उन पे बात करेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे कराची की हालत ज़ार पर। जैसे हमने देखा हमेशा से कि जब भी बारिश होती है और हालात खराब हो जाते हैं, तो आज भी तकरीबन हमने वही देखा है। कल चीफ जस्टिस ने जो समाअत की थी उसमें उन्होंने कराची की जो हालत थी उस पर बात की, काफी सख्त रिमार्क्स भी दिए, काफी सख्त सवालात भी उठाए हैं। आज हमने उसकी अमली तस्वीर भी देख ली, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन बात करेंगे अचानक से पाकिस्तान में जो मौशी मसाइल हैं वो अचानक से क्यों सर उठा रहे हैं, उन पर बात करेंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान हम देख रहे हैं, उसके क्या असरात है। उसके साथ साथ जो आवाम है जो बार बार सवाल कर रहे हैं कि इतनी महंगाई क्यों हो रही है, पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, बिजली की कीमत बढ़ रही है, इसको प्रोग्राम बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में डॉक्टर इशफाक हसन साहब भी होंगे, उनसे बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या जिस तरह से हमारे अदाद-ओ-शुमार अच्छे आए थे क्या हालात भी अच्छे होंगे या नहीं। मेरे साथ नाज़रीन प्रोग्राम में मौजूद हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सदीक जान और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील वड़ाइच भी। सदीक, प्रोग्राम का आगाज मैं आपसे करूंगी। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि जो आज एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत हुई थी, क्या उसमें जब मरियम नवाज और कैप्टन सफदर अदालत में पेश हुए हैं तो वहां के क्या मनाजिर थे और समाअत का अहवाल क्या था? जी बिल्कुल मारिया, हमने पिछले प्रोग्राम में अपने नाज़रीन को बताया था कि आज की समाअत बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उसकी रीज़न यह है कि मरियम सफदर साहबा ने कहा था कि आज की समाअत पर वो एक ऐसी दरख्वास्त दायर करने जा रही हैं, एक ऐसी दरख्वास्त दायर करेंगी जिसमें वो हकाइक, वो इंकशाफात और वो छुपी हुई चीज़ें सामने लाएंगी जो कि पहले किसी को मालूम नहीं होंगी। बहुत इंतजार होगा कि कोई ऑडियोज होंगी, कोई वीडियोज होंगी, कोई बयान हल्फी होंगे, कोई नाम होंगे, कोई इंकशाफात होंगे, क्या ऐसी चीज़ होगी। लेकिन आज एक बार फिर उन्होंने तारीख मांग ली है कि वो अगली तारीख पर वो दरखास्त दायर करेंगी। दूसरा इंपॉर्टेंट मैटर जो है वो ये है कि अमजद परवेज साहब उनके वकील थे, उनके बारे में बताया गया था कि वो विड्रॉ कर चुके हैं और नया वकील किया जाएगा। आज बताया गया है कि इरफान कादिर साहब नए वकील होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो अमजद परवेज साहब का जो वकालतनामा है वो विड्रॉ नहीं किया गया और दूसरा यह है कि जो नए वकील हैं इरफान कादिर साहब वो आज पेश नहीं हुए और आज एक बार फिर अतात तारड़ साहब ने 1 माह का वक्त मांगा। तो ये बार बार क्यों वक्त मांगा जा रहा है, क्यों केस को आगे प्रोसीड नहीं होने दिया जा रहा? मारिया, ये अब वो राज है जो पूरा पाकिस्तान जानता है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये नहीं चलाना चाहते। एक तरफ तो दावे करते हैं और मरियम साहब ने कहा कि ऐसे ऐसे सबूत हैं कि उनका वो क्लियर हो जाएंगी, उनका केस बड़ा तगड़ा है, लेकिन ये नहीं चलाना चाहते और इस पे बहुत तफसील से इसी प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि ये क्यों नहीं चलाना चाहते, क्योंकि दिफा कमजोर है और कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और इनको नजर आ रहा है कि ये केस जीतना जो है वो बड़ा मुश्किल होगा। गो के इरफान कादिर साहब अब आएंगे तो देखना होगा, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अभी तक ये खदशात हैं कि इरफान कादिर साहब नहीं आएंगे अल्टीमेटली अमजद परवेज साहब, क्योंकि उनका वकालतनामा विड्रॉ नहीं किया गया और वैसे आज इरफान कादिर साहब को खुद आना चाहिए था, वो नहीं आए। ये भी एक तरह की अदालत की तज़हीक के जुमरे में आता है कि आप कोई और बंदा भेज दें और कहेंगे जी 1 माह का वक्त है। इस पे अदालत कोई एक्शन ले सकती है? देखिए अदालत तो डिलेट करते रहेंगे। दुरुस्त का आपने ये वाजे कर दिया जस्टिस आमिर फारूक साहब और मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने कि कोई डिलेइंग टैक्टिक्स काम नहीं आएंगे, ये केस आपको चलाना पड़ेगा। दूसरा हमारी इसमें इंपॉर्टेंट आज ये डेवलपमेंट हुई कि आज नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं, जो एक तो सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब पेश होते हैं, फिर साथ ही बैरिस्टर उस्मान जी राशिद साहब जो हैं वो और साथ मौजम हबीबी एडवोकेट साहब, नैब की जानिब से आज एक इंपॉर्टेंट दरखास्त दायर की गई है जिसमें मुतालबा ये किया गया है अदालत से कि रोजाना की बुनियाद पर यह केस चलाया जाए और 30 दिन के अंदर अंदर इसका फैसला किया जाए। ये तो हो गया समाअत का अहवाल। अक्टूबर के पहले हफ्ते तक ये समाअत गई है, 1 माह का वक्त नहीं दिया गया। इसके बाद जो बड़ी खबर आज मीडिया के लिए बन गई वो जाहिर है मरियम सफदर साहबा ने आज जो मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल किया गया कि एक तो उनसे पूछा गया कि जी हुकूमत चेयरमैन नैब को एक्सटेंशन देने जा रही है और ये बहरहाल प्रोग्राम रियासत और आवाम का क्रेडिट है कि सबसे पहले अदील वड़ाइच साहब ने जो है वो इस खबर को ब्रेक किया था और बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। हमने पहले कहा था कि इम्कान है, हमने पहले कहा कि ये होने जा रहा है, ये हो सकता है। देखिए, एक होता है अंदाजे लगाना, एनालिसिस करना, एक होता है कि वसूख के साथ ये खबर ब्रेक करना कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है और ये बार क्रेडिट अदील वड़ाइच साहब का है। उसके बाद मरियम साहबा से पूछा गया कि ये बताएं कि अपोजिशन का रोल तो बड़ा कम कर दिया है, तो क्या देखती हैं आप चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन के मामले पर? उन्होंने कहा अपोजिशन का किरदार तो महदूद कर दिया गया है, लेकिन वजीरों के भाइयों का किरदार बढ़ा दिया गया है। उनका इशारा फवाद चौधरी साहब के भाई फैसल चौधरी साहब की तरफ था, जिनको अभी अपॉइंट किया गया है नैब का स्पेशल प्रोसिक्यूटर। उसके बाद मरियम साहब से पूछा गया कि अगर चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन होती है तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा जब होगी तो फिर बताएंगे। फिर पूछा गया कि आपने पहले भी एक चीफ को एक्सटेंशन दी थी, वोट दिया था आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के मामले पर,
तो उन्होंने कहा मैं उस गुनाह में शामिल नहीं थी। फिर उनसे अगला सवाल, बिशारा राजा साहब हैं, बड़े अच्छे साफी हैं, कोर्ट को कवर करते हैं, उन्होंने सवाल किया कि आपकी जमात ने तो जमात जो है वो एक्सटेंशन को वोट दिया था, आप कैसे कहती हैं कि आप इस गुनाह में शामिल नहीं थी? तो उन्होंने कहा कि मैं उस नून लीग का हिस्सा नहीं थी, यूं हाथ का इशारा करके उन्होंने कहा मैं उस नून लीग का हिस्सा डिक्लेयर हो गया कि 2 नून लीग के अंदर पॉलिसीज चल रही हैं। बिल्कुल। तो इस पे फिर उन्होंने तरदीद की ट्विटर के ऊपर, बाहर आके गो के उन्होंने ये कहा कि मैं उस गुनाह में शामिल नहीं थी, तो उन्होंने ये बात कही और तमाम रिपोर्टर्स उन्होंने ट्विटर के ऊपर भी, सुहेल रशीद साहब, बिशारा राजा साहब, दीगर जो रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि हम अपनी बात पर कायम हैं, उन्होंने बिल्कुल ये बात कही थी। तो ये आज का मुख्तसर अहवाल मैंने आपके सामने रखा है। इससे पहले कि हम अदील से भी पूछें, उससे पहले नाज़रीन शॉर्ट प्ले करना चाहूंगी। कैप्टन डाइट सदर साहब ने भी मीडिया के नुमाइंदों से तीन चीजों पर उन्होंने बात की, एक मफाहमत और मज़ाहमत की पॉलिसी के ऊपर, प्लस नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर, और तीसरा उन्होंने बात की जो मियां जावेद लतीफ साहब को नोटिस जारी हुआ उसके हवाले से। ये क्लिप जरा देखें, फिर इस पे अदील से तज्जिया लेते हैं। जी अदिल, ये 3 चीजें जिस पे आज कैप्टन डाइट सदर ने बात किया। जी, एक तो उन्होंने दामाद कहने पर माइंड किया, हालांकि इस पर उन्हें फख्र करना चाहिए था, वो माइंड क्यों कर रहे थे इस बात की समझ नहीं आ सकी। फिर देखें कि पार्टी डिसिप्लिन, इससे पहले नून लीग के अंदर जो पार्टी डिसिप्लिन के मामलात थे और शहबाज शरीफ और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के दरमियान जो एक लकीर थी वो इतनी वाज़े नहीं थी, वो ढके छुपे बातें होती थी। अब तो बाकायदा शहबाज शरीफ को दूसरे कैंप की जानिब से टारगेट किया जाता है। और अब देखें कि जावेद लतीफ साहब को नोटिस क्यों जारी हुआ था, उनको शहबाज शरीफ साहब के कहने पर जारी हुआ था, और जिस अंदाज में जावेद लतीफ साहब ने पार्टी डिसिप्लिन को वायलेट किया, उसकी खिलाफ वर्जी की, और ये शहबाज शरीफ ने फिर इसरार करके, यानी इसमें रेजिस्टेंस थी, उन्होंने इसरार करके ये नोटिस जो है ये जारी करवाया, और उन्हें हीरो कहा जा रहा है, उन्हें हीरा कहा जा रहा है, उनकी कुर्बानियों का तज़किरा किया जा रहा है। तो बुनियादी तौर पे कैप्टन सफदर साहब की जानिब से शहबाज शरीफ को टारगेट किया गया है। तो अब तो ये आए रोज ये चीजें जो हैं ये बड़ी वाज़े होकर सामने आने लग पड़ी हैं। मैं मुख्तसरन से ये भी बात करूंगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है एवन फील्ड रेफरेंस वाला, अब देखें कि इसमें मरियम नवाज साहिबा की जानिब से, उनकी लीगल टीम की जानिब से दर्जन के करीब अब ये नंबर्स पहुंच गए हैं जो एडजर्नमेंट्स ली गई हैं। अब ये देखें, हमारी सोसाइटी भी देख रही है ना, लोग भी देख रहे हैं। जिस तरह सदीक जान साहब ने कहा कि एक ऐसा राज है जो अब पूरे पाकिस्तान को पता है कि आपने खुद रिलीफ लेना है या आपको खुद जरूरत है तो आप इतवार के दिन भी अदालत चले जाते हैं। लेकिन जब अच्छा एक जानिब आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इल्जाम लगा रहे हैं इन केसेस में, ये नैब वाले केसेस में, मनी ट्रेल आपने दी नहीं निचली अदालतों में, और यहां पर आप अपील में हैं और अपील में रह के आप एक दर्जन के करीब एडजर्नमेंट की जो दरखास्तें हैं वो दे रहे हैं। और इसमें अब चूंकि वक्त ज्यादा नहीं है, मेरिट्स पे मामला आ चुका है, और इसमें अब चूंकि वकील इन्होंने तब्दील किया है, लेकिन अमजद परवेज साहब का विड्रॉ ना होना, तो खुद ये भी कंफ्यूज है, इनकी लीगल टीम भी कंफ्यूज है कि इसको डिले किस तरह करें, अदालत मान नहीं रही। अब देखें, एक जानिब नवाज शरीफ साहब की जो जायदादें हैं उनकी नीलामी की नौबत आन पहुंची है, और ये एवन फील्ड में ही हुआ, और दूसरी जानिब चूंकि अब अलग हो चुका है और इनके केस में अब मेरिट्स पे मामला आ गया है और वो परेशानी है। और जब नैब की दरखास्त जो है अगर ये मंजूर हो जाती है, नैब ये चाहती है रोजाना की बुनियाद पर इस पे समात हो, तो ये तो इनके लिए परेशानी है, ये तो मामला फाइनलिटी की तरफ जा रहा है, और इस केस का फाइनलिटी की तरफ जाना ये शरीफ खानदान के लिए बड़ा तशवीश का बायस है। ठीक है, यानी कि अब हमने ये देखना है कि अब ये कितना मजीद शरीफ खानदान केसेस को डिले कर सकता है और क्या अदालत इसको डिले होने देगी या नहीं। नाज़रीन, अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नाज़रीन, बात करें कराची की हालत इज़ार पर। कल नाज़रीन हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया जिस तरह से चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं, जो इस वक्त सिंध हुकूमत की कराची में परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बात की है। जब भी बारिश होती है नाज़रीन, कराची में जब भी बारिश होती है, हम इसी तरह के मनाजिर देखते हैं, आप टेलीविजन स्क्रीन से भी देख रहे होंगे कि कुछ नजर नहीं आता, और इसके भी जो रीजंस बहुत सारी बताई तो जाती हैं, लेकिन इसका एक्शन इसके खिलाफ कोई लिया नहीं जाता है। क्यों नहीं लिया जाता? इससे पहले नाज़रीन कि हम आगे इस पे मूव करें, आप जरा ये क्लिप देखें किस तरीके से वहां पर जो आवाम है वो डिस्टर्ब है, खासकर जब एक खातून है काफी बड़ी उम्र की भी है, किस तरीके से वो सिचुएशन में उस वक्त गुजर रही हैं और किस तरह से वो उस पानी को क्रॉस कर रही हैं। जरा ये देखिए और वो क्या कह रही है, ये भी सुने। सदी, कहा जाता है उतना होता नहीं है कराची में जितना दिखाया जाता है, बताया जाता है, बट ये जब हम देख रहे हैं
ये भी तो झूठ नहीं है। देखें, अभी तो हमने बीप लगा के दिखाया, ये इरफान लाख साहब हैं, बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये वीडियो शेयर की थी सोशल मीडिया पर। तो देखें, कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने जब रिमार्क्स दिए कराची की हालत इज़ार, सिंध की हालत इज़ार, करप्शन, बद इंतज़ामी, लूट मार, लोगों के काम ना करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया, कब्जा माफिया, साफ पीने का पानी नहीं है, पानी मुयस्सर नहीं है, हर तरफ करप्शन है, पैसा चल रहा है, इन सारी चीज़ों पर जब उन्होंने रिमार्क्स दिए और मुसलसल वो रिमार्क्स देते हैं, उसकी वजह यह है मारिया कि उनका तल्लुक कराची से है, वो जानते हैं कराची की सूरत हाल, उनका तल्लुक सिंध से है, तो अल्लाह ताला ने उनको इख्तियार भी दिया है, तो जाहिर है वो इख्तियार अल्लाह ताला ने उनको दिया है, तो वो लोगों के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे और करना भी चाहिए। तो बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया, देखें जी ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन आज पूरे पाकिस्तान ने वो मनाजिर देखे कि कल चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने जो कहा, आज पूरे पाकिस्तान ने उसकी अमली ताबीर देखी है। देखें क्यों कह रहे हैं जस्टिस गुलजार अहमद साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान कि भाई ये जो नालों के ऊपर तजावुज़ात हैं इनको खत्म करना होगा, इनको गिराना होगा, नालों को खुला करना होगा, तो जितने नाले वो पहले थे उतनी ही जगह बनानी होगी ताकि पानी निकल सके, वरना आप तो आराम से बैठ के हंस के कह देते हैं जब पानी बारिश होती है तो पानी आता है, ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है, आप तो आराम से कह देते हैं। आप सुने उस खातून की, आप सुने कराची वालों की, सबसे बड़े शहर को आपने कर क्या दिया है। अब कराची का नाम आता है तो कचरा जहन में आता है, बारिश अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की नेमत है, लोग दुआएं करते हैं कराची के लिए, पूरे पाकिस्तान में पूरी दुनिया में लोग बारिशों के लिए दुआएं करते हैं, और यहाँ पे बारिश आती है वो जहमत बन जाती है, करंट से नौजवानों की, लोगों की जानें चली जाती हैं, लोगों के घर बार लुट जाते हैं, लोगों का वो खातून क्या कह रही है कि राशन जो है वो सारा उसके अंदर डूब गया पानी के अंदर। तो ये वो तस्वीर है कराची की मारिया, और ये हालत कर दी है कराची की बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जमात ने, और फिर वो पंजाब में आके कहते हैं हमें वोट दो। और भाई पंजाब वाले आपको किस मुंह से वोट दें, आपको वोट दें तो आप इसको कुछ सिंध का एक शहर तो बता दें कि आप लोगों को कह सकें कि अगर पंजाब वालों ने मुझे वोट दिया तो मैं पंजाब के हर शहर को सिंध के फलां शहर जैसा बना दूंगा। एक शहर आपके पास नहीं है, तो क्या बात की जा सकती है यहाँ पे। तो अदील, इस बद इंतजामी की वजह क्या है? क्योंकि हम बार बार कहते तो हैं कि हुकूमत की नाअहली है, बट हुकूमत नहीं देख रही, तो कौन है अल्टीमेटली, बैकअप क्या है, किसने देखना है? मेरा ख्याल है ये इमरान खान साहब के लिए एक नादिर मौका है कि इसको सियासी तौर पर भी खेलने का और लोगों को रिलीफ पहुंचाने के हवाले से भी, क्योंकि पीपल्स पार्टी बज़ाहिर अपनी बेबसी जाहिर कर दी है, उनकी छेड़ बन गई है। बारिश तो यानी कराची में बारिश उनकी छेड़ बन गई है, और बिलावल साहब एक ऐसा स्टेटमेंट भी दे चुके हैं। अब चीफ जस्टिस साहब ने कल जो रिमार्क्स दिए हैं, आज अवाम सड़कों पर वो बात कर रही है, अवाम उस अंदाज में बात कर रही है, मतलब अब बारिश और पानी ये चीजें इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। वैसे तो ये ऐसा नहीं है कि जो मुल्क के जो दीगर शहर हैं वहां पर बारिश होती है तो वहां पर जी को बड़ी अच्छी सूरत हाल होती है। इवन इस्लामाबाद में भी हमने मनाजर देखे, लेकिन चीफ जस्टिस साहब का जो ये फैसला है, चीफ जस्टिस साहब जो इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं, ये इसलिए जरूरी है कि इतना बड़ा शहर है और उस शहर में आपने नालों पर तजावुज़ात बना दी, हुकूमतें सोई रही, इदारे सोए रहे, इंतजामिया सोई रही, अब उसका कोई हल तो निकालना है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि इस सारे मामले पर दूसरी जानिब से सियासत शुरू कर दी गई है। अब रिमार्क्स आते हैं, उन पे ज़ाहिरा रिमार्क्स के जरिए जब क्रिटिसिज्म होती है तो फिर इसको एक कैंपेन दूसरी जानिब से बना दिया जाता है। तो यानी अभी भी अवाम को रिलीफ देने की बजाय वो इसको दिल पर ले रहे हैं, इसका बुरा मना रहे हैं। अब ये डिलीवर करने का टाइम है, उनके लिए भी वक्त कम है। और यहां से अब इन्होंने जो कराची पैकेज का आगाज जो किया है, इसमें मैं समझता हूं कि इनके लिए एक नादिर मौका है। अगर ये डिलीवर वहां पर कर दें, और जिस तरह कल वहां के जो ब्यूरो चीफ हैं कराची के, वो बता भी रहे थे, अगरचे इतना ज्यादा उस पर काम नहीं हुआ, लेकिन वहां पर चीजें अब नजर आनी शुरू हो गई हैं। ये पीपल्स पार्टी के करने का काम था, लेकिन उन्होंने एक स्पेस छोड़ दी है और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां पर इनको चाहिए वहां पर डिलीवर करें। तो क्या अब ये मंजन जो सिंध हुकूमत हमेशा से बेचती आई है कि विफाक मुदाखलत करता है, क्या वो कर सकेगा? आप सदीक देखें, अदील वड़ाई साहब की इस हद तक तो बात दुरुस्त है कि वफाक को देखना चाहिए कि वफाक से ज़ाहिर एक्सपेक्टेशंस हैं कराची वालों की। उसकी रीज़न ये है कि कराची में सबसे ज़्यादा सीटें पीटीआई को मिली हैं, और ये मज़हर अब्बास साहब को एक बार मैंने सुना था, मज़हर अब्बास साहब ने कहा था कि ये शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली मरतबा इस तरह से हुआ है, या एक या दो बार, या शायद पहले, यानी या तो ये पहली बार है या दूसरी बार है कि कराची ने जिसको मैंडेट दिया वफाक में भी वही जमात है इक़्तिदार में। वरना पहले क्या होता है, एमक्यूएम को देते थे, इधर जो है वो नून लीग की हुकूमत होती थी, पीपल्स पार्टी की होती थी। इस बार ये हुआ जिस जमात को कराची ने मैंडेट दिया वो वफाक में भी वही जमात है। लेकिन मजबूरी क्या है इमरान खान साहब की? मजबूरी यह है कि 18वीं तरमीम के बाद हर चीज सूबों के पास है। मुझे याद है रजा रबानी साहब ने मारिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दलाइल देते हुए कहा था, जब साकिब निसार साहब ने उनसे ये पूछा था कि रियासत जो है वो मांग की तरह होती है, अगर
एक सूबे के अंदर शहरियों को सेहत की सहूलियात नहीं मिल रही, तो क्या वफाक हॉस्पिटल नहीं बना सकता, नहीं चला सकता? वो वफाकी हॉस्पिटल्स का मामला था, केस था। रजा रबानी साहब ने कहा था कि वफाक ना अस्पताल बना सकता है ना चला सकता है किसी सूबे के अंदर, ये सूबे का। यानी आप कहते हैं कि आप इलाज ना दें तो भी वफाक जो है वो कोई अस्पताल नहीं बना सकता, चला नहीं सकता। 18वीं तरमीम के बाद ये तमाम चीजें, ये सूबाई सब्जेक्ट हैं, ये पीपल्स पार्टी को करनी है, लेकिन यहाँ पे सदीक जान साहब वो कह रहे हैं कि आईनी तौर पे आप कर नहीं सकते और हमने होने नहीं देना, ये करना नहीं, हमें करना भी नहीं है। 18वीं तरमीम का मतलब सिर्फ ये समझ लिया गया है कि आप हमें पैसा देते रहें, हम वो टीटीस के जरिए बाहर भेजें, हम वो लांचों के जरिए बाहर भेजें, हम वो फेक अकाउंट्स में डालें, हम सदके के बकरे तक उनसे लें, हम जो कपड़े जहां से जिस लॉन्ड्री पे जाते हैं उसके पैसे भी इसमें से दें, हमारे घर भी उन्हीं से चलें, लेकिन पूछ आप नहीं सकते। ये है 18वीं तरमीम की तारीफ। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद नाज़रीन आगे भी मूव करेंगे। ब्रेक के बाद बात करेंगे नाज़रीन इस वक्त जो हमारे माशी हालात हैं वो किस सम जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर इशफाक हसन साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि अब जो नंबर्स अच्छे आ रहे थे लेकिन नंबर अच्छे आने के बाद महंगाई के नंबर ज्यादा हो रहे हैं, तो ये किस तरह से मसला हल होगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद बात कर रहे हैं माशी मसाइल के ऊपर। पाकिस्तान में दिन ब दिन जहां पर सफारती महाज पर हम चैलेंजेस देख रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस और मसले मसाइल हैं, लेकिन वहीं पर माशी मसाइल अचानक से सर उठा रहे हैं। हम डॉलर की अगर प्राइस देखें तो दिन ब दिन उसकी प्राइस में भी इजाफा हो रहा है। हमारे साथ नाज़रीन प्रोग्राम में मौजूद है डॉक्टर इशफाक हसन साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम को टाइम दिया। सर ये बताइएगा, पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ महाजों पर जंग लड़ रहा है। सफारती महाज की बात करें तो वहां पर भी जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है उसके ऊपर भी सबसे बड़ी जो इस वक्त जंग लड़ी जा रही है वो माशी मसाइल के ऊपर लड़ रहे हैं। अवाम बार बार ये सवाल करते हैं और ये पूछते हैं कि आखिर कब होगी कम महंगाई, लेकिन हम नंबर्स देखते हैं वो तो बेटर आ रहे हैं, बट महंगाई स्टिल वही की वही है, बल्कि ज्यादा होती जा रही है। सर क्या, किस तरह से आप इस तमाम सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। देखें, आपने सही कहा कि हम बहुत सारे फ्रंट पे पाकिस्तान लड़ रहा है, सफाती महाज पे भी लड़ रहा है। दुश्मन को यह भी पता है कि पाकिस्तान मिलिटरली बहुत मजबूत मुल्क है। जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है वो हमारी माशी जंग है, जो हम शायद जीत नहीं रहे हैं। ये माशी जंग, हम ये माशी जंग जीत नहीं रहे हैं। उसकी वजह यह है कि आस्तीन के सांप अंदर बैठे हुए हैं और हम बिल्कुल गाफिल हैं उनसे कि ये क्या हो रहा है। देखें, सब चीज ठीक थी, मई तक सब चीजें ठीक थी। ये जब बजट पेश किया गया था शौकत तरीन साहब ने, तो पीपल वे वेरी अपबीट। मुझे भी बड़ी खुशी थी कि ये ऐसा बजट है जिसमें हर तबके के लोगों ने इनकी तारीफ की थी। फिर ये अचानक हुआ क्यों है? ये किसने समुंदर में आग लगा दी या पानी में आग लगा दिया? किसने किया? ये उसे तलाश करें। हर चीज ठीक थी। 152 रुपया पर डॉलर आपका एक्सचेंज रेट था और इस तेजी से हमने 2 से 3 महीने के अंदर में 170 के करीब पहुंचा दिया। तो क्या वजह? और हम सब, कोई वजह नहीं थी, कोई वजह नहीं थी इसकी। इस डिप्रेसिएशन की कोई इकोनॉमिक रीजन नहीं है। वजीर खजाना साहब ये कहते हैं कि वो अफगानिस्तान की वजह से जो है या अफगानिस्तान डॉलर जा रहा है, क्या उन्हें ये स्टेटमेंट देनी चाहिए थी, आप समझते हैं? मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत स्टेटमेंट दिया उन्होंने। मैं माजरत के साथ कहता हूं, मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी, लेकिन ये उनको ये सोचना चाहिए था कि 152 रुपया तो 2 मई को था या 7 मई को भी 152 रुपया था। तो अफगानिस्तान क्राइसिस तो 5 अगस्त से शुरू हुआ है ना। तालिबान ने जब कब्जा करना शुरू किया तो 5 अगस्त से शुरू किया और 15 अगस्त में वो काबुल पहुंच गए। तो उससे पहले 15 अगस्त से पहले तो 11 रुपए हम लूज कर चुके थे। वो कौन सा अफगानिस्तान बीच में आ गया था? और अफगानिस्तान के बाद जो है वो 5 रुपया और हमने लूज किया है अफगानिस्तान में। तो 11 तो अफगानिस्तान से पहले हुआ था। तो ये एक, जिन लोगों ने ये हरकत की है वो यही मैसेज बार बार दे रहे हैं। ये अफगानिस्तान के वजह से हुआ है। हमारे अंदर इतनी सलाहियत शायद नहीं रही कि कम से कम बैठ के डेटा को तो देख लें
कि ये अफगानिस्तान कब शुरू हुआ है और ये करेंसी की डिप्रिसिएशन कब शुरू हुई है। डॉक्टर साहब, ये जो मौजूदा सूरत हाल है, जाहिर है डॉलर ऊपर जा रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसमें जो आलमी मार्केट है उसके फैक्टर्स भी अपनी जगह मौजूद हैं, जाहिर है वो अफेक्ट करते हैं। लेकिन खान साहब हमें कहते हैं घबराना नहीं है, लेकिन आप क्या सजेस्ट करते हैं, अब हमें घबरा लेना चाहिए? मेरे ख्याल में मैं प्राइम मिनिस्टर से हाथ जोड़ कर ये अपील करूंगा कि अपने अंदर आस्तीन के सांप तलाश करें। मैं बार बार 3 साल से ये लफ्ज कह रहा हूं कि आपकी इकोनॉमिक टीम आपको मिसगाइड करती है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं देती है। इसमें आपका भी कसूर है क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई नेगेटिव चीजें सुनना नहीं चाहते। जो वजीर जाके अगर कोई नेगेटिव खबर दे दे तो शायद महीने तक उनसे बात नहीं करते हैं। तो इसलिए हर वजीर जो है अच्छी चीज आके बात बताता है। जब लीडर सिर्फ अच्छी बात सुनना शुरू कर दे तो वो अवाम से कट जाता है वो। और ये गलती प्राइम मिनिस्टर की भी है कि उनको हर तरह की चीजें सुनने का उनके अंदर हौसला होना चाहिए। जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, गवर्नमेंट में नहीं है, उनको भी सुने कि वो क्या कह रहे हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहता रहा हूं कि माजी में भी ये पिछले 3 सालों में इकोनॉमिक टीम ने बहुत मिसगाइड किया प्राइम मिनिस्टर को। काफी अरसे तक तो करंट अकाउंट में फंसा दिया। मैं उस वक्त भी कहता था कि जिस तरीके से करंट अकाउंट को बेहतर किया गया है, इसने 10 माशी मसाइल को मजीद जन्म दिया है, लेकिन कोई सुनता नहीं था। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो IMF है, इसकी अगली किस्त के हवाले से इतनी अनसर्टेनिटी क्यों है, और क्या वाकई IMF जो है हमसे वो करवाना चाहता है? यानी ये तो आम एक परसेप्शन तो है कि टैक्सेस और जो बिजली की कीमतें बढ़ाने के हवाले से, लेकिन क्या अब अवाम बर्दाश्त कर पाएंगे जो मजीद IMF चाह रहा है? भाई मैं डे 1 से प्राइम मिनिस्टर को यही कहता था कि सर ना जाए, यू आर ए वेरी पॉपुलर लीडर। हम आपकी जो पॉपुलैरिटी है इसको इंटरनेशनल मार्केट में लेकर जाएंगे। वी विल फ्लोट बॉन्ड्स। सब आपको जानते हैं। आपको तो एक खास बात यह थी कि ये प्राइम मिनिस्टर जब बने तो दुनिया उनको प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी जानती थी। तो हमें तो कैश करना चाहिए था इनको। हम बॉन्ड फ्लोट करते, जाके 5 साल 10 साल का बॉन्ड फ्लोट करते, पैसा जो भी जरूरत पड़ता हम मार्केट से ले लेते। हमें कोई जरूरत नहीं थी IMF में जाने के लिए। तो मैं इसीलिए तो मना कर रहा था कि आप बहुत जल्द अनपॉपुलर हो जाएंगे, इतनी आवाम सड़कों पे होगी आपके लिए। लेकिन उस वक्त मेरी बात नहीं सुनी गई बिकॉज आई वाज द ओनली पर्सन। ये कहते हैं हम डिफॉल्ट कर जाते हैं, ये कहते हैं हम डिफॉल्ट कर जाते हैं, और ये भी कहते हैं कि हमने ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है। ये बिल्कुल गलत बात है कि हम डिफॉल्ट कर जाते। देखें बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाएगा, मैं ये टेक्निकल बातें यहां नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ आपके लिए एक एजेंडा पॉइंट करते हैं ना, फ्लैग कर देता हूं। जो सुन रहे हैं वो शायद उनमें से कुछ लोगों को ये अकल आ जाए। हम कहते हैं कि जी 2017-18 में $19 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था, तारीख में सबसे हाईएस्ट थी। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में जो अकाउंटिंग होता है ना वो कैश बेस्ड अकाउंटिंग है। ये मैं इसलिए सिर्फ आपके उन नाज़रीन के लिए जो थोड़े एजुकेटेड हैं और वो अगर उनको अकाउंट्स की सूझबूझ है तो उनको समझ में आएगी कि पाकिस्तान में हमारे जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो कैश बेस्ड है। कितना डॉलर गया, कितना डॉलर आया इन रियल टाइम में। डॉलर आने जाने की तो बात मैं मुकम्मल कर लूं मारिया 1 मिनट के लिए। तो जब 2017-18 का माली साल में जब 19 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, वो चैप्टर क्लोज हो गया 30 जून को। दैट चैप्टर वाज क्लोज्ड कि जितना डॉलर आया, जितना डॉलर गया, और ये आपका खाता है। जब वो खाता बंद हो चुका था, ये कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। $19 बिलियन का करंट अकाउंट खसारा। उस वक्त भी जिस दिन मैंने भी प्रेजेंटेशन दी प्राइम मिनिस्टर को इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग में, और गवर्नर स्टेट बैंक, ये वाले नहीं तो इससे पहले वाले गवर्नर थे, जब उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, उन्होंने क्या बताया था कि हमें सब $10 बिलियन की फाइनेंसिंग गैप है हमारा। मेरी कैलकुलेशन भी बिल्कुल वही थी जो स्टेट बैंक की कैलकुलेशन थी कि $10 बिलियन है। तो $10 बिलियन फाइनेंसिंग गैप जो है इसको फिल करना कौन सी बड़ी बात थी। ठीक।
यही तो मैं कहना चाह रहा था। अब चूंकि एक हम गलती कर बैठे हैं तो उसको जस्टिफाई करने के लिए हम डिफॉल्ट कर जाते, हम फला कर जाते, ये सारे बेतुकी बातें हैं। अभी जान छूट सकती है डॉक्टर साहब आईएमएफ से? छुड़ाना चाहिए, क्यों नहीं छुड़ाना चाहिए? देयर आर 190 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हु आर द मेंबर ऑफ द आईएमएफ। क्या वो सब आईएमएफ के प्रोग्राम में जाते हैं? वो सब अपने देशों को चलाते हैं। जहां डॉलर की जरूरत पड़ती है वो इंटरनेशनल मार्केट में बॉन्ड फ्लोट करते हैं, डॉलर हासिल कर लेते हैं। डॉक्टर साहब माजरत अगर मैं कहीं पे गलत हूं तो जो करेक्ट भी कीजिएगा। अब डॉलर के प्राइस हम ऊंचे जाते हुए देख रहे हैं, वो ओपन मार्केट में नहीं हो रही, इंटर मार्केट में हो रही है। इसका मतलब है कि हम खुद उसकी प्राइस जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो इसकी क्या वजह आप समझते हैं? क्या हम जो तीसरी किस्त IMF की वो लेने के लिए दबाव में है, इसलिए हम डॉलर की प्राइस बढ़ा रहे हैं? हम डॉलर की प्राइस बढ़ाकर इस मुल्क को कर्जों के बोझ तले डुबो रहे हैं और हम केस बिल्ड कर रहे हैं कि अगले साल सितंबर में पाकिस्तान दोबारा 3 साल के लिए IMF प्रोग्राम में जाए। सो वी आर बिल्डिंग ए केस फॉर दैट। अच्छा, अभी और देखेंगे, हालात खराब किए जाएंगे ताकि पाकिस्तान के पास ऑप्शन खत्म हो जाए, कम हो जाए, सो दैट पाकिस्तान शुड गो टू द IMF। 33 साल हो गए हैं 1988 से अब तक, बारिंग 4 इयर्स 2004 से 2008 तक जो है वो हम IMF से बाहर रहे। और वो हमने एक क्राइम कमिट किया था इंटरनेशनल लेवल पे। दिस इज कंसीडर्ड एज ए क्राइम कि पाकिस्तान कैसे 4 साल IMF से बाहर निकल के आ गया। और उसके बाद से 8 से 18 और 18 से 22 हम IMF प्रोग्राम में हैं और 22 से 25 के लिए तैयारी में हो रही है। यार दुनिया का वाहिद न्यूक्लियर पावर मुल्क है, न्यूक्लियर एंड मिसाइल पावर, जो IMF के प्रोग्राम में होता है। कितनी शर्म की बात है ये। डॉक्टर साहब, जो इंटरेस्ट रेट का कहा गया है कि अब इसको इस पे फिक्स रखा जाएगा, आपको नहीं लगता कि ये इन्वेस्टर को थोड़ा सा बैक ऑफ करने के लिए रखा गया है, या इससे वो डिट्रैक्ट होगा? बिल्कुल गलत है। देखें, ये गवर्नर साहब एक स्कूल ऑफ थॉट को यहाँ इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिसको कहते हैं शिकागो स्कूल ऑफ थॉट। दुनिया में इंपोर्ट को कर्व करने के बहुत सारे तरीके हैं। ये सिर्फ एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर इंपोर्ट को कर्व नहीं किया जा सकता है। आज मुझे खुशी है और मैं शौकत तरीन साहब को दाद देता हूं इस प्रोग्राम के जरिए से कि मैं 3 साल से एक चीज जो कह रहा था, आज मैंने अखबार में देखा कि आज 3 साल के बाद वो हुकूमत वही काम करने जा रही है। खुदा के वास्ते अगर मेरी इस बात पे 3 साल पहले अमल कर लिया जाता तो आज शायद हम कुछ और डिस्कस कर रहे होते। मैंने क्या कहा कि जो आप आइटम सेलेक्ट करें जो बड़े फास्ट मूविंग हैं, नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं, 100% कैश मार्जिन उस पर इंपोज करें। आज मैंने देखा कि ये हुकूमत ये काम कर रही है। मैंने कहा कि जी बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो अगर कैश मार्जिन भी लगा सकते हैं, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, आप उस पर टैरिफ इंपोज कर सकते हैं, आउटराइट बैन भी कर सकते हैं आप उनको। बहुत सारे तरीके हैं। तो जो मैं 3 साल से कह रहा था, पुलों के नीचे से जब पानी इतना बह गया तो अब वही अमल उस पर किया जा रहा है। अल्लाह करे कि अमल हो जाए। डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन है, बजट खसारे के ऊपर करूंगी। हुकूमत ने काफी अपने खर्चे कम तो किए हैं, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त मजीद और खर्चे कम करने की जरूरत है? मैडम, हुकूमत ने खर्चे तो कम किए। गवर्नर स्टेट बैंक ने डिवैल्यूएशन करके 1600 अरब रुपए का कर्जा चढ़ा दिया और उसमें 4% ऑन एवरेज इंटरेस्ट रेट रख लें तो 60-65 बिलियन का उन्होंने आप पे इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ा दिया। तो एक तरफ आप खर्च किया और दूसरी तरफ 65 बिलियन रुपए का आप पे इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गया। तो आप तो लूजर हो गए। यही तो मैं कहता हूं कि आस्तीन के सांप को तलाश करो। ठीक है। वेलकम बैक नाज़रीन। CPAC की ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का 10वां इजलास पौने 2 साल बाद होने जा रहा है। अदिल, मुझे बताइएगा सबसे पहले तो आम नाज़रीन के लिए कि ये फोरम कितना इंपॉर्टेंट है, एंड सेकेंडली इस इजलास का होना कितना सिग्निफिकेंट है? जी, ये जो इजलास हुआ है मारिया, ये JCC का 10वां इजलास था और इसमें चीन की जानिब से उनका जो NDRC है उसके वाइस चेयरमैन और यहाँ से जो प्लानिंग के मिनिस्टर हैं वो इसको को चेयर करते हैं। और
सी पैक से रिलेटेड, यानी सी पैक के मंसूबों को जितनी वजारतें डील कर रही होती हैं, उनके वुज़रा दोनों जानिब के जो काउंटर पार्ट्स हैं वो बैठते हैं। तो ये वीडियो लिंक के जरिए हुआ। ये होता है आमतौर पे 6 महीने के बाद, ठीक है, या साल में कम से कम एक मर्तबा तो जरूर होता है। तो ये 1.25 साल बाद ये इजलास हो रहा है। ये बहुत ज्यादा डिले के साथ हुआ है। जुलाई में होने जा रहा था, दासू का इंसिडेंट हो गया। तो आज के इजलास में जो सबसे ज्यादा बात हुई, जिस पे दोनों तरफ से खासतौर पे कंसर्न जाहिर किया गया, खासतौर पे चीन की जानिब से जो किया गया और इसको एड्रेस भी किया गया कि सिक्योरिटी जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि दासू इंसिडेंट के बाद से बड़ी डिस्टर्बेंस पैदा हुई। ये इजलास भी इसलिए मनसूख हुआ और आज इस बात पे इत्तफाक हुआ है कि जो सी पैक से मुतालिक सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अब इसमें चीनी सरमायाकारी, इन्वेस्टर्स की सरमायाकारी यानी है, और जब इन्वेस्टर आते हैं तो उनके लिए एक सिक्योर माहौल और ये परसेप्शन, ये चीजें भी बड़ी मैटर करती हैं। तो इसमें खुद असद उमर साहब ने कहा कि जो सी पैक का स्कोप चूंकि बढ़ रहा है और चीनी सरमायाकारी बढ़ रही है, तो सिक्योरिटी की जरूरत भी बढ़ गई है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी। इसके अलावा 4 मुआहिदे और MOU जो हैं वो साइन हुए हैं। उनमें से जो एक चीन की एक पोर्ट है, उसका ग्वादर पोर्ट के साथ जो ताउन का फ्रेमवर्क है, इसका मुआहिदा, और जो MOU है जो कराची कोस्टल का जो कंप्रीहेंसिव डेवलपमेंट जोन है, इसका एक MOU साइन हुआ है। फिर बलोचिस्तान पावर लाइटिंग आलात की फराहमी और तिब्बी आलात की फराहमी के लिए MOU साइन हुआ है। जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है, इसके लिए ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप, इसमें 9 वर्किंग ग्रुप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एक नया वर्किंग ग्रुप बनने जा रहा है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि इसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं ये बहुत ज्यादा पाकिस्तान की मईशत को फायदा पहुंचा सकती हैं। तो ये नया एक जो ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप इस पे बनने जा रहा है, इसका MOU ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो 9 दीगर जो वर्किंग ग्रुप हैं उनकी और इसका जो मकसद है बुनियादी तौर पे JSCC का, जो पहले से चलने वाले मंसूबे हैं उनकी कारकर्दगी का जायजा लिया जाता है, और नए जो मंसूबे इसमें ऐड किए जाते हैं उनको फिर अप्रूवल दी जाती है। तो ये हाईएस्ट लेवल का फोरम है, और इस बात पे काफी तशवीश भी थी कि ये डिले ही होता जा रहा है। तो बिल आखिर वो क्या सराइयां दम तोड़ गई हैं, और इस हवाले से एक जो तासुर था कि ये काम भी डिले हो रहा है। तो इस हवाले से मुआवने खसूसी जो हैं उन्होंने रिसेंटली एक बात भी की। लेकिन इस इजलास का अब होना बड़ा खुशाइंद है, और इसमें सिक्योरिटी के हवाले से जो मामलात हैं ये काफी हद तक तय पाए हैं। अब उम्मीद यही करते हैं कि जो काम हुआ है, जो ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बन रही है, जिसका इजलास हुआ है, अब उससे मजीद वर्किंग तेज हो, क्योंकि यही पाकिस्तान के मफाद में। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अपना बहुत रखिए। अल्लाह हाफिज।